हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकर। तो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। आप किसी भी स्टेट से हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन भारत में महिला आंदोलन के संबंध में सही है? महिला आंदोलन के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा सही है? आर्य महिला मुद्दा के बारे में निरपेक्ष है, ठीक है। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस 1924 नहीं 1927 में हुआ था, ये है ना, इसमें दिया हुआ है। हाँ, 1927 में हुआ था। ये आपका अभी किसमें कहाँ का एग्जाम हुआ था, पूछा था मुझे, रुक जाओ, मैंने अभी सॉल्यूशन कराया था शायद। ये उत्तर प्रदेश से जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था इसका डेट। उत्तर प्रदेश या हरियाणा, दोनों में से कोई, मैंने अभी सॉल्यूशन कराया, वो भी देख लेना आप। हरियाणा और अभी उत्तर प्रदेश का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ था उसका भी सॉल्यूशन मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का। सरोजनी नायडू एनिवेशन महिला के वोट के अधिकार की मुद्दे उठाई, ठीक है, ये बात सही है। तिलक ने गणेश उत्सव और मुख्य रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में महिला को सम्मिलित किया था, ये भी सही है। तो यानी इसमें सही पूछा जा रहा है, तो इसमें निरपेक्ष सापेक्ष होता तो सही होता, ठीक है, निरपेक्ष नहीं है था, तो सी और डी सही है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन के वर्ड को बारीकी से आप पढ़िएगा तो बिल्कुल आसानी से आप इस आंसर को लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना मार्गरेट कंजिंस के प्रयासों से 1927 में हुआ था, ठीक है। सरोजनी नायडू एनिवर्सरी 1931 में लंदन यात्रा के दौरान संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष महिलाओं के मताधिकार के मुद्दे उठाई थी। अब कब मुद्दे उठाई थी, मे बी नेक्स्ट टाइम पूछा जा सकता है। तो मुझे ऐसे चार सेंटेंस दे दे, उनमें से कौन सा सही है, तो उसको डेट को हो सकता है चेंज करके पूछ सकता है। तिलक ने गणेश उत्सव, ठीक है, ये तो राष्ट्रप्रेम, ये ठीक है। अगला क्वेश्चन, वितरणात्मक न्याय के लिए भाग्य के सभी पहलू नैसर्गिक योग्यता सहित अप्रासंगिक हैं, यह कथन किस अवधारणा को इंगित करता है? ये भाग्य समतावाद, ठीक है। अगला है सेकंड, थर्ड थर्ड है, एक मिनट। अब देखिए, शंकर दयाल शर्मा है, आर वेंकट रमन है, प्रतिभा पाटिल है, प्रणव मुखर्जी है। तो अब इन्हें हमें मैच करना है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एक आना ही आना है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको स्टार्ट मतलब ऐसे क्वेश्चन करके, जैसे है ना, करके आप खुद से याद हो जाएगा। जनरली आपको ना, जैसे इसमें देखो प्रतिभा पाटिल का ध्यान, रिसेंट वाला तो दो तीन ध्यान रहता है, स्टार्टिंग वाला रहता है, तब भी मैच द फॉलोइंग वाला हो या काल क्रमानु, देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या आता है, इसमें मैच द फॉलोइंग है, कई बार आपने देखा उनको काल क्रम में सजाइए। तो इसमें सबसे पहले कौन हो जाएंगे, नहीं मैच करना ना हमें, तो ए का 3 हो जाएगा सबसे, ये 92 से 97, आर वेंकट रमन हो जाएंगे आपके 87 से 82, प्रतिभा पाटिल है आपकी ये 2007 से 12, और प्रणब मुखर्जी 12 से 17। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। शासकों के वर्गीकरण की यूनानी पद्धति के अनुसार अनेकों द्वारा शासन के विकृत रूप को जाना जाता है, तो ये अराजक लोकतंत्र, भीड़ का शासन, अराजक लोकतंत्र। जियाउद्दीन वर्णी की फतवा ए जहांदारी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका धार्मिक पुण्य और प्रजा की कृतज्ञ अर्जित करने हेतु मुस्लिम शासकों के लिए परामर्श। केवल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या है, देखिए सभी शासकों के लिए नहीं था, राज्य की उत्पत्ति का नहीं था पंथ निरपेक्षक नियम, ये धार्मिक पुण्य और प्रजा की कृतज्ञता अर्जित करने हेतु सिर्फ मुस्लिम शासकों के लिए था, तो इसलिए सिर्फ इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कांग्रेस पार्टी में सिंडिकेट समूह नहीं थे, तो देखिए सिंडिकेट समूह में थे
निज लिंगप्पा, मोरारजी देसाई, के कामराज, वाई बी चौहान नहीं थे। इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। ये आपका ना एनसीईआरटी क्लास 12 में दिया हुआ है इसके बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1969 में विघटन के फलस्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, संगठन और कांग्रेस ओ तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आई का निर्माण हुआ। अनौपचारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय संगठन को ही सिंडिकेट समूह कहा जाता था, जिसके प्रमुख नेता, आप ध्यान रखिए कौन, कामराज हैं, मोरारजी देसाई हैं, लिंजलंकप्पा है, नीलम संजीव रेड्डी है, सत्येंद्र नारायण सिंह है, चंद्र भानु गुप्ता है, अशोक मेहता है, त्रिभुवन नारायण सिंह है। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये यूजीसी नेट 2020 का है, जून का। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा, तो आगामी एग्जाम आप किसी भी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हो या पीजीटी दे रहे हो या यूजीसी नेट इवन दे रहे हो, उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा। डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन तो आपको पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर में मिल ही जाएगा। अगर जहाँ तक यूजीसी नेट की बात है, तो ये इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको प्रीवियस ईयर काफ़ी हेल्प करता है उसके भी एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन शासन की धारणा से संबंधित है? तो शासन की धारणा से कौन कौन संबंधित है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए और बी, प्रतिस्पर्धात्मक लोकतंत्र और सहभागी लोकतंत्र, और सहभागी। अगला, निम्नलिखित में से लोक नीति का क्रमिक वृद्धि प्रतिरूप किसने प्रस्तुत किया है? तो ये चार्ल्स ई लिंड ब्लोम ने किया है। लोक नीति क्रमिक वृद्धि प्रतिरूप चार्ल्स लिंड ब्लोम द्वारा किया गया। लिंड ब्लोम लोकनीति के क्रमिक चरणों का परिणाम मानते थे। इन क्रांतिकारी कदमों का, इस सिद्धांत को मॉडल स्टेप या बेबी स्टेप थ्योरी भी कहा जाता है, जिसका अध्ययन लिंड ब्लोम द्वारा औद्योगिक जगत में व्यापारिक संघ, मजदूर संघ और कल्याणकारी नीति के दृष्टिगत किया गया। इनके ये विचार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू नामक जर्नल के 2 लेखों में, द साइंस ऑफ मॉड्यूलिंग थ्रू और स्टिल मॉड्यूलिंग नॉट एट थ्रू, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित विचारकों में से कौन विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं रखते हैं? महिला समानता में, तो देखिए प्लेटो रखते हैं, और ये तो मिल तो बिल्कुल रखते हैं, वो तो महिला की सब्जेक्शन ऑफ वुमेन इनकी फेमस बुक है। मिल, मैरी वॉस्टरक्रॉफ्ट तो है ही, ठीक है, इसमें तो दोनों हैं, ये भी दोनों है, तो आप आराम से इसमें हीगल और अरस्तु कर सकते थे। इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा एक आदर्श है, आदर्श रूप है? तो ये गणतंत्र है, आदर्श रूप, ठीक है, गणतंत्र। स्टार्टिंग में जब उन्होंने प्रिंस लिखा था तो राजतंत्र की बात बोली थी, लेकिन जब बाद में डिस्कोर्सेस लिखा उन्होंने, तो उसमें उन्होंने गणतंत्र को बेस्ट शासन बताया था, ठीक है। आगे चलते हैं। द कंसिडरेशंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जे.एस. मिल, अब ये भी ध्यान रखिए किसकी बुक है, द कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जे.एस. मिल किसका विस्तृत वर्णन नहीं किया है? किसका विस्तृत वर्णन नहीं किया है? तो राजनीतिक अर्थव्यवस्था का नहीं किया, और किसका किया? समानुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित आदर्श राज्य, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, स्वशासन की संस्थाएं। और ये कब लिखी गई है? अगर कालक्रम में आए तो 1861 में लिखी गई है, ठीक है। और इनकी एक अन्य बुक है, प्रिंसिपल ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमिक, 1848। अगला है, निम्नलिखित संसदीय समितियों को उनके निर्माण के क्रम में सजाइए। प्राक्कलन समिति है, विभागीय समिति है, लोक लेखा समिति है, लोक उद्यम। तो किसके निर्माण के क्रम में? तो अगर आप मेरे पिछले क्लास से जुड़े हो तो मैंने और मैंने ये जो समितियां हैं वो भी संसदीय समितियां, वो मैं आपको करा चुकी हूँ। वो आप एक देखना, एक प्लेलिस्ट बनी हुई मेरे चैनल पे, यूथ पब्लिकेशन एग्जाम पॉइंट से मैं कंप्लीट आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिविजन करा रही हूँ। तो उसमें मैंने संसदीय समितियाँ जितनी भी है वो करा रखा है, आप उसे देख सकते हो। और पहले क्वेश्चन भी कराया, तो उसमें लोक लेखा समिति सबसे पहले ही आज़ादी से भी पहले का है, तो सबसे पहले हम सी को आगे रखेंगे। अगर आप सी को आगे रखते तो एक से ही आपका काम बन जाता। अब देख लेते सदस्यों की संख्या भी देख लेते हैं और कब कब बना है। तो लोक लेखा समिति 1921 की है, प्राक्कलन समिति 1950 है, लोक उद्यम समिति 1964 की है, विभागीय स्थायी समिति 1993 की है। और सदस्यों की संख्या जहाँ तक है,
इसमें 22 सदस्य हैं, इसमें 2200 सदस्य आपके इसमें 22 सदस्य में 15 हैं लोकसभा से और 7 है राज्य सभा से, और इसमें प्राक्कलन में आपको 300 के 300 लोकसभा से है। ठीक है, आगे चलते हैं, और इसमें 22 और इसमें 45 सबसे ज्यादा विभागीय में, ध्यान रखिएगा। अगला, भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो ये किया गया रजनी कोठारी हो जाएंगे और हो जाएंगे मॉरिस जॉन्स। ठीक है, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है? आवश्यक बुराई किसने माना है? तो थॉमस पेन, ये उदारवादी जो आवश्यक बुराई मानते हैं। ठीक है, आवश्यक बुराई। अगला, निम्नलिखित में किसने नारीवादी दृष्टिकोण में हैंस एमरगनथाउ के 6 प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रिज्म को पुनर्निरूपित किया? ये टिकनर है। अगर इसका आएगा आलोचना किसने किया, वो भी टिकनर है, जे एन टिकनर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और टिकनर की प्रमुख विषय जेंडर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, मॉर्गनथाउस प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म, यू जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, अगला है बुक है और उसके थिंकर हैं, पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स है, द पावर एलिट है, अ प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक थ्योरी, द लॉजिक ऑफ इलेक्टिव एक्शंस, पब्लिक गुड्स एंड थ्योरी ऑफ ग्रुप्स। तो देखिए इसमें हम मैच करते हैं, इसका राइट आंसर है डी। देखिए हम मैच किया हुआ है, पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स हैं आपका चार्ल्स लिंड ब्लोम। ठीक है, पावर एलिट सी राइट मिल्स, ये कई बार मैंने आपको ये बुक्स बता दिया है तो आपको ध्यान होगा। अब प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी रॉबर्ट डहल का है, द लॉजिक ऑफ इलेक्टिव एक्शन पब्लिक गुड्स एंड थ्योरी ऑफ ग्रुप्स मैनक्योर ऑल्सन का है। ठीक है, ये थोड़ी नहीं है तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और इनका चार्ल्स लिंड ब्लूम का क्या, पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स। ठीक है, अगला, चौधरी चरण सिंह भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया। अब देखिए चौधरी चरण सिंह का नाम ना देके ऐसा भी पूछा सकता है, भारत के कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो संसद का मुंह नहीं देखे या संसद का सामना नहीं किए थे? ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये बिल्कुल सही बात है। और दूसरा है, लोकसभा में अविश्वास मत पारित होने पर सरकार को शासन से बाहर होना पड़ता है, तो दोनों सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। थोड़ा सा हम इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। चौधरी चरण सिंह जनता पार्टी प्रत्याशी जो 28 जुलाई 1979 को भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, परंतु शीघ्र ही इंदिरा गांधी की कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लेने के कारण मात्र 25 दिन के पश्चात 20 अगस्त 1979 को चरण सिंह ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। वे भारतीय इतिहास के पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा के नियम संख्या 198 के द्वारा लाया जाता है। यदि लोकसभा में 50 सदस्य मांग करें तो अविश्वास प्रस्ताव कर लिया जाता है। इसमें कारण बताने की जरूरत नहीं होती। प्रस्ताव पारित होने पर सरकार को शासन से बाहर होना पड़ता है। पहला अविश्वास प्रस्ताव नेहरू सरकार के विरुद्ध 1963 में लाया गया जो पारित नहीं हुआ। अब तक बीपी सिंह, देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। तो ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन है? तो ये है यूरोपीय आयोग। यूरोपीय आयोग, अभी वर्तमान में यूरोपीय संघ में कितने सदस्य हैं? 27, पहले 28 थे और ब्रेग्जिट होने के बाद यानी ब्रिटेन के एग्जिट होने के बाद अब 27 सदस्य इसमें बचे हैं। अगला, अपने अस्तित्व को स्वतः बनाए रखने के लिए कार्य वाली पृथ्वी को एक जीवंत इकाई के रूप में सबसे अधिक समझा जाता है। तो ये है गाया हाइपोथेसिस जो लवलॉक ने दिया था। अब ये देखो, एक बार ये पूछा, एक बार पूछा इसके प्रवर्तक कौन है, इसके प्रवर्तक तो जेम्स लवलॉक है गाया परिकल्पना के, ये ध्यान रखिएगा। देखिए लवलॉक इस विचार को गाया अ लाइफ ऑन गिव, गाया का बदला, ठीक है, द वेनिसिंग फेस ऑफ गाया 2009 के माध्यम से पुस्तक को एक श्रृंखला में विकसित किया। उनका तर्क है कि जैसे जैसे भौतिक प्रणाली ऐसे परिवर्तनों को कम करने हेतु प्रतिक्रिया देती है। अगला है, चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार एक औपचारिक संगठन अस्तित्व में तब आता है जब ऐसे व्यक्ति जो कार्य योगदान के इच्छुक हों। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट देखो, चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार एक अनौपचारिक संगठन अस्तित्व में तब आता है जब दो ऐसे व्यक्तियों में संवाद हो जो कार्य योगदान एवं सहयोग के इच्छुक हों। बर्नार्ड के अनुसार संगठन तीन प्रमुख तत्वों से मिलकर बना। कौन कौन सा? संचार, सहयोग की भावना, सामान्य उद्देश्य और सामान्य परियोजना। अगला है अल्पतंत्र, वह सरकार है जिसमें कुछ लोगों का प्रभुत्व होता है। अल्पतंत्र क्या है? वह सरकार है जिसमें कुछ लोगों का प्रभुत्व होता है। दूसरा कथन है रॉबर्ट मैकेंजी ने अल्पतंत्र के लौह सिद्धांत का परिकल्पना की थी। तो ये क्या है? दोनों कथन एक सही है किंतु कथन दूसरा सही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। वैज्ञानिक नियतवाद को अस्वीकृत किया और राजनीतिक बौद्धिक संघर्ष का समर्थन। तो ये एंटोनियो ग्राम्सी। तो ग्राम्सी ने मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक नियतवाद की संकल्पना को अस्वीकृत किया। नव मार्क्सवाद का आधार रखा। ग्राम्सी ने अधिसंरचना का सिद्धांत प्रस्तुत किया। राज्य एवं नागरिक समाज का चित्रण किया। ग्राम्सी के अनुसार नागरिक समाज द्वारा समाज की अधिरचना पर नियंत्रण स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए स्थिति का युद्ध, सांस्कृतिक एवं गतिशील युद्ध की आवश्यकता होगी। आगे चलते हैं। आगे है, देखिए ये है रविन्द्रनाथ टैगोर की बुक है और उसके अंदर क्या क्या दिया हुआ कंटेंट भी है। देखिए इसमें गीतांजलि है, गोरा है, साधना है, घरे बाहरे है। तो देखिए गीतांजलि क्या था? ईश्वर को समर्पित, यानी ए में सेकंड लगा के नहीं, दो से हो पाता है, एसएससी इसका आंसर है, देख लीजिए। गीतांजलि ईश्वर के प्रति समर्पण। गोरा के औपनिवेशिक भारत में विविध पूर्ण सामाजिक जीवन का विश्लेषण। साधन है जीवन का बोध। और घरे बाहरे स्वदेशी आंदोलन की पृष्ठभूमि में जीवन का गहन अर्थ। अगला, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद न्यायिक सक्रियता से संबंधित है? तो यह है आर्टिकल 21, न्यायिक सक्रियता से। अगला है निम्नलिखित कौन सी सतही अथवा सुधारवादी परिस्थिति की विशिष्टता है? सुधारवादी परिस्थिति एवं पूंजी आधुनिकता के माध्यम से सामंजस्य स्थापित। अच्छा, इसमें ए बी और डी है, इसका एक मिनट देख लेते हैं। ए बी और डी, पहला तो सही हो गया और दूसरा है यह वृद्धि की सीमाओं को स्वीकार करता है। यह परिस्थिति केंद्रवाद को अपनाते हुए मानव केंद्रवाद के समस्त रूपों को अस्वीकार करता है। यह पर्यावरण को क्षति को बाह्य अथवा सामाजिक लागत मानती है। तो ए बी और डी है इसका राइट आंसर। आगे चलें। 25, 26, किसी देश की विदेश नीति किसके इतिहास का परिणाम होता है? किसी देश की विदेश नीति किसके इतिहास का परिणाम होते हैं? भारतीय विदेश नीति राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्रीय मूल्यों पर निर्मित होती है। तो दोनों सही है। अगला है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन कथन असत्य है? असत्य पूछा जा रहा है। भारतीय राजनीति, दोहरी शासन, संसद की सर्वोच्चता, संघ की अक्षुण्णता, राज्यों की अक्षुण्णता। तो इसका हो जाएगा ए और असत्य पूछा जा रहा है ना, तो यहाँ संसद की सर्वोच्चता नहीं, संविधान है। तो बी और डी, राज्यों की क्षमता नहीं, तो ए और डी कौन सा असत्य है पूछा जा रहा है ना। सत्य होता तो दोहरी शासन और संघ की। ठीक है, अगला चलते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था को गतिहीन अनुत्तरदायी राज्य के स्थान पर नियमित आंदोलन की दृष्टि से स्थायी किसने कहा है? तो ये कहा है W.H. मॉरिस जोन्स ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 28, 29 में क्या है? पॉलिसी साइंस है, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, अ स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 3 प्रॉब्लम्स। तो 3 प्रॉब्लम्स में आपका डहल का है। तो सबसे पहले डी में फर्स्ट क्या आपका एक से ही आंसर आ जाता है। जैसे इस तरह के क्वेश्चन में एक फायदा होता है, इसमें से जो आपको पता है वो आप सबसे पहले कर लो। तो 1 से 2 तो पता ही, जनरली इतने बुक्स आप पढ़ लेते हो कि 1-2 पता ही होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन मतलब जहाँ तक मुझे लगता है उतना टफ नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप देख लीजिए, पॉलिसी साइंस है, डी लर्नर एंड हेराल्ड लॉसवेल का है पॉलिसी साइंस। फिर प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिलोबी की है। प्रिंसिपल वाला भी आप कई बार पढ़े होंगे, हर्बर्ट साइमन का बिहेवियर, ये तो सही है, ये भी सही है, इसमें तो सारा
ठीक ही था, ठीक है। अगला चलते, लोकतंत्रीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा लोकतांत्रिक विवर्धन का कारण नहीं है, नहीं पूछा जा रहा था। जन माध्यम नहीं है, बाकी सारा है। अगला है कार्ल मार्क्स की कृति को आरोह। अब ये सब तो क्वेश्चन देखो, अब कई मैंने कितने सारे प्रैक्टिस सेशन करा रखे, इनका, लेनिन का, महात्मा गांधी का, इनका सबका आता ही है। तो इसको आप बार बार करने से क्या फायदा होगा ना, कि आपको बिल्कुल ध्यान हो जाएगा क्वेश्चन बार बार। आप देख लो, देखो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में है, ठीक है। द दास कैपिटल, ठीक है, 87 है। क्रिटिक ऑफ 75 है, ये 642 1942। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चले, उदार लोकतंत्र के बाजार के योग राजनीतिक और सामाजिक विकास के इतिहास के समापन रेखा खींच दी गई, यह कथन किसका है? तो ये फ्रांसिस फुकुयामा का है। और इनकी ये याद रखिएगा, फ्रांसिस फुकुयामा, एंड ऑफ हिस्ट्री, द लास्ट मैन, ये पूछा जाता है। कौन रूढ़िवाद के प्रमुख विचारक नहीं है? ठीक है, नहीं है। तो देखिए, ऑक्सफोर्ड भी हैं, एडमंड वर्क तो हैं ही, टीएच ग्रीन तो नहीं होंगे, ये आदर्शवादी हैं, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सभ्य समाज संगठन है? सभ्य समाज, बचपन बचाओ आंदोलन, इंडियन अगेंस्ट करप्शन, विज्ञान प्रसार, मजदूर किसान संघ। तो ये सी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, तो यानी डी आंसर हो जाएगा। विज्ञान प्रसार का तो ऐसा कुछ संबंध नहीं है, तो ए, बी और डी होना चाहिए, यानी ऑप्शन डी होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो यह विवादों के निपटारे के वैकल्पिक तंत्र के रूप में मध्यस्थता की अनदेखी करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये क्या है, देखिए, उपभोक्ता अधिनियम 2019 20 जुलाई 2020 को प्रभावी हुआ, जिसने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान लिया। इसने उपभोक्ता की परिभाषा, शिकायत की ई फाइलिंग और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद 36 सदस्य एवं मध्यस्थता का एक वैकल्पिक विकल्प प्रदान किया जाए। यह अधिनिर्णय प्रक्रिया को सरल बनाएगा एवं जहां भी गुंजाइश हो, सभी पक्ष सहमत हो, वहां मध्यस्थता के लिए उपभोक्ता आयोग द्वारा एक शिकायत उल्लिखित कर उपभोक्ता आयोग के तत्वाधान में मध्यस्थता प्रकोष्ठ तथा मध्यस्थता आयोजित की जाएगी। आगे है, निष्क्रिय प्रतिरोध सत्याग्रह के मध्य अंतर के बारे में कथन दीजिए और उनमें कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। देखते हैं क्या क्या है। निष्क्रिय प्रतिरोध कमजोर वर्गों का हथियार है। सत्याग्रह कभी भी विरोधी के आतंकित नहीं करना चाहता, और निष्क्रिय प्रतिरोध व्यवहार में नकारात्मक है, जबकि सत्याग्रह सकारात्मक नैतिकता है। अगला है, सूची क्या है? निम्नलिखित सूची, एक सूची को सुरक्षा परिषद सामूहिक सुरक्षा है, और सुरक्षा समुदाय सुरक्षा शासन व्यवस्था है। तो इसका देखिए मैच ही किया हुआ, ऑप्शन डी देख लेते हैं। सुरक्षा परिषद हो जाए वेरी बुजान, आप इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सामूहिक सुरक्षा पालमे रिपोर्ट 1992 है। सुरक्षा समुदाय कार्ल डोइच है। सुरक्षा शासन व्यवस्था है रॉबर्ट जेरविंग्स, ठीक है। प्राधान्य संबंधित है, तो प्राधान्य संबंधित विरोधी विचारों के को अपदस्थ प्रभावतः उस काल का सामान्य बोध बन जाने की बुर्जुआवादी क्षमता। निम्नलिखित में कौन से कथन निरंकुशतावाद और सर्वसत्तावाद से के संबंध में सत्य है? तो यह है सत्य, ए, बी और सी। ए, बी, सी। निरंकुश शासन व्यवस्था में सरकार संवैधानिक रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। निरंकुश शासन व्यवस्था संस्थानीकृत और वैध हो सकता है, ठीक है। इसका क्या है, ए, बी और सी है। सर्वसत्तावादी शासन व्यवस्था राज्य, समाज और अर्थव्यवस्था के सभी पक्षों को नियंत्रित करने और परिवर्तित करने का प्रयास करती है। आगे है 40 में मद्रास, हैदराबाद, मैसूर और नागपुर। अब ये क्या है, नेता है। इसका राइट आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन सी है। क्या है, मद्रास एम.एन. राजा हैं, हैदराबाद बी.आर. वर्मा है, मैसूर है पिल्लई, ये नाम से आप कर सकते थे। नागपुर रावजी, कि महाराष्ट्र में रावजी सरनेम लगता है, मद्रास राजा सरनेम लगता है, इस हिसाब से मतलब क्या बोलते, स्मार्ट
तरीके से, अगर नहीं भी पता तब भी आप इसको कर सकते थे सही। अगला, भूमंडलीकरण ने भारत में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में सहायता करती है। ठीक है, भूमंडलीकरण ने भारतीय समाज पर गहन प्रभाव डाला है। इस तरह के क्वेश्चन आपके DSSB में काफ़ी आते हैं, ऐसे कथन वाले क्वेश्चन। ठीक है, UGC नेट में ऐसे पहले ना क्या होता था, वो क्वेश्चन देता था असर्शन रीजन का, लेकिन इधर 2-3 सालों से इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी कम हो गया, सर्चन रीजन वाला क्वेश्चन काफ़ी कम हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको आगे असिस्टेंट प्रोफेसर या PGT में ना आए, हो सकता है आगे UGC नेट में भी आए। इधर 2-3 सालों से थोड़ा सा असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन कम हो गया। पहले UGC नेट में असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, अब ये कथन वाले क्वेश्चन आने लगे कि 2-3 कथन दे देगा, उसमें से कौन सा कथन सही है ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या है, कथन एक सही नहीं है किंतु कथन दूसरा सही है। अगला है मैच करना है। सहमति का युग, पेयर कौन, मार्क्स की छाया, ऑफ स्पेक्ट्रम्स ऑफ मार्क्स, नो लोगो। ठीक है, तो देखते हैं, इधर मैच करते हैं। देखिए इसका राइट आंसर सी है। तो देखिए सहमति का युग है जॉर्ज मॉनवाइट का है, पेयर कान है माइकल अल्बर्ट का है, मार्क्स की छाया ऑफ मार्क्स नाओमी क्लेन का है, और नो लोगो ये है जैक डेरिडे का। अगला है निम्नलिखित कौन उत्तर आधुनिकतावादी विचारक नहीं है। अब नहीं है ये तो ठीक है, जो है उनको ध्यान रखिएगा। ये है जिन फ्रांसवा लोइटार्ड हैं, फूको हैं, रिचर्ड टेरी हैं, हर्बर्ट मार्क्यूज नहीं है। हर्बर्ट मार्क्यूज उत्तराधुनिकता विचारक नहीं है। न होकर फ्रैंकफर्ट स्कूल यानी क्रिटिकल थ्योरी से संबंधित है, जिनकी प्रमुख रचना वन डायमेंशनल मैन, याद रखिएगा ये कई बार एग्जाम में पूछा है, हर्बर्ट मार्क्यूज का वन डायमेंशनल मैन। देखिए ऊपर अभी उपभोक्ता संरक्षण वाला पूछा था ना, ये 2020 का क्वेश्चन है, तो इसलिए ये समझो उस समय का करंट ही क्वेश्चन था। तो 6 अगस्त को संसद द्वारा पारित किया गया था, ये डेट याद रखिएगा। ये डेट ऐसे भी करंट ना होगी, ये कभी भी ये पूछा जा सकता है। अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 2019 में संशोधन हुआ था, तो 6 अगस्त को संसद द्वारा पारित किया गया, 20 जुलाई को लागू हुआ, नहीं यह 20 जुलाई को लागू हुआ। इन विधेयक को उपभोक्ता संरक्षण इतना प्रतिस्थापित नहीं, छोड़ो ये तो देखो, ये 6 अगस्त को पारित किया गया था। अगला है व्यक्तिवादी अराजकतावाद निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख विशेषता नहीं है। तो जैववादिता नहीं है, बाकी निजी संपत्ति, अति उदारवाद है, सविनय अवज्ञा है। भारतीय संघवाद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। संघवाद, ठीक है, भारतीय संघवाद, इसे अर्धसंघीय प्रणाली कहेंगे, चलो ठीक है। यह संघवाद को संगठित रखने का एक अच्छा उदाहरण है, इसमें अधिक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की प्रवृत्ति, ठीक है। यह एक साथ आने वाले संघवाद की भावना को प्रतिबिंबित करता है। तो इसमें देखिए कूट में होगा, ये भी क्या है, अच्छा AC इसका आंसर है। यह राज्यों का संघ कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला है क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, क्या बोलते हैं, मैच करना है। द्विध्रुवीय शक्ति का सर्वाधिक स्थिर वितरण हितों की शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। राज्य सापेक्षिक शक्ति स्थिति को अधिकतम बनाने का प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न्याय, कानून और समाज का कोई स्थान नहीं अथवा उन्हें परिसीमित किया जाता। तो ये है 47 का आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए केनेथ वॉल्ट हैं, हितों की शक्ति के रूप में परिभाषित हैंस जे मार्गेनथाउ हैं। राज्य अपनी सापेक्षिक शक्ति स्थिति, जॉन मेयर सिमर है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न्याय, कानून एवं समाज का कोई स्थान नहीं है, थ्यूसिडाइस है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में कौन जस एड वेलम, युद्ध का न्याय संगत किस का सिद्धांत नहीं है। तो ये मानवतावाद नहीं है, क्या क्या, न्याय संगत कारण, विधिगत संगत प्राधिकार और समानुपातिकता, ये मानवतावाद नहीं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता युद्ध कहा था, तो ये बीडी सावर इनकी बुक भी है, ये भी कई बार पूछा गया है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 87 1909 में। अगला कथन और दो कथन है, देखिए
स्वतंत्रता और समानता एकजुटता करने के हेतु सामाजिक लोकतंत्र उदारवाद और समाजवाद के तत्वों को समावेशित करता है। दूसरा, सामाजिक लोकतांत्रिक शासन और नव निगमवाद की प्रणाली का प्रयोग करते हुए इसमें नीति निर्धारण में राज्य, श्रम और व्यापार सम्मिलित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों कथन सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने 50 क्वेश्चन किया। नेक्स्ट जो 50 नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। अगर किसी वजह से चैनल हेल्प करा प्रिपरेशन में तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो आगे डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।